हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। तो हम लोग इस समय सीजीएल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम सीजीएल में 2021 में आए हुए जो भी सीजीएल प्री में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश के, खासतौर से स्पॉटिंग एरर के, क्योंकि स्पॉटिंग एरर की पूरी सीरीज चल रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। और होपफुली 2022 के अगर क्वेश्चन नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर विदाउट डिले हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, 4 पार्ट्स दिए होंगे, उनमें से जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है उसे आपको मार्क करना रहता है। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ crowded bus are traveling in a metro during rush hour एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। और एक चीज़ स्पेशली मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना है जब भी स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करना है, तो एक एक पार्ट पर आपकी पैनी नज़र होना चाहिए, ईगल आई जिसे बोलते हो। क्लियर? बिल्कुल अटेंटिव होकर के हर एक पार्ट को, हर एक वर्ड को देखना है, तभी आप स्पॉटिंग एरर पर कमांड बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें बेसिकली एक पॉइंट ये समझ में आएगा। देखिए एक एक पार्ट चेक करते हुए चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है यू मस्ट अवॉइड, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने चाहिए अवॉइड। अवॉइड के साथ जीरंड का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पेन डाउन करते चलिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे इन अ क्राउडेड एरिया अवॉइड करना चाहिए, और किन जगहों को अवॉइड करना चाहिए वो आगे कह रहा है क्राउडेड बस में। आर ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो में ड्यूरिंग रश आर, जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। एज बोथ आर, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। क्लियर? और इस क्वेश्चन को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डिफरेंस पता होगा इस क्वाइट में, ठीक है। QUIET और QUITE, ये दो जो वर्ड है, ये जो QUIET है दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है साइलेंट, शांत, जबकि ये जो क्वाइट होता है इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली, मीनिंग होता है इसका कम्प्लीटली। क्लियर? तो ये बस आपको ये बात ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दोनों के दोनों का जो एक्सपीरियंसेस है वो पूरी तरीके से क्या है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस है। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब शांत होता है, जो कि मीनिंग यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे आप, क्वाइट। क्वाइट की स्पेलिंग QUITE। तो याद रखिएगा, ये वर्ड प्यारा सा वर्ड है, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर आपसे पूछ लेता है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको पता चल गया, क्वाइट अनप्लीजेंट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब पार्ट नंबर ए आपका इनकरेक्ट है। दूसरे एक बात और यहीं पर मैं सिखा देता हूँ, हो सकता है अगली बार प्रॉब्लम ये ना दे। तो क्वाइट का मीनिंग जो होता है, कई बार क्वाइट के साथ ये कम्प्लीटली, परफेक्टली, इस तरीके के वर्ड लगाता है, तो इनको भी अवॉइड किया करिए, क्योंकि ये वर्ड्स भी आप इनके साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, कह रहा है वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, यदि तुम समय पर नहीं पहुँचे तो हम अपनी लाइफ खो देंगे, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिए कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस आप हैड से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर हैड से स्टार्ट करा है, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर आप ऐसे पढ़ते हैं, केफ होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, देन हैड आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अनदर क्लॉज जो होगी उसमें आप वुड हैव के साथ क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसी स्टेटमेंट को हम कई बार इस तरीके से करते हैं, इफ को हाइड कर देते हैं, इसका इन्वर्जन लिखते हैं। ये जर्नल कंडीशनल लिखा है, इसका इन्वर्जन लिखते हैं। जब इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, हैड तो पहले आ जाता है, लेकिन इफ को हम मेंशन नहीं करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, बट अनदर क्लॉज विल बी सेम। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस जो है वो हैड से स्टार्ट कर रहा है। जब ये हैड से स्टार्ट कर रहा है तो अगले वाले क्लास में हैड के साथ इसने थर्ड फॉर्म लगा रखी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंडीशनल का इन्वर्जन है, ये भी समझ लीजिए। इन्वर्जन का मतलब होता है, इन्वर्जन का मीनिंग होता है पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर मिल रही है आपको वो समझ आएगी। वो प्रॉब्लम मिल रही है आपको अगले वाले क्लास में। यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए था, विल की जगह आप क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्लियर, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से टैली कर लीजिए वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी आप सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर पहली क्लास हमारी पास्ट में है, अनदर क्लॉज विल आल्सो बी यूज्ड इन पास्ट टेंस। क्लियर, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या सिंपल से वही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका किस में प्रॉब्लम होगी, पार्ट नंबर डी में प्रॉब्लम होगी। होपफुली क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या कह रहा है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर, एक तो ये है कि मैनी लिख रहे हो तो यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, तो इट मीन्स मैनी के साथ क्या आना चाहिए, एफर्ट्स आना चाहिए था, मैनी एफर्ट्स आना चाहिए था ये। और दूसरा एक प्रॉब्लम और है, विथ हार्डली लगा रहा है, विथ हार्डली, जो कि गलत है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एडवर्ब यूज करते हो तो किसी भी एडवर्ब को कोई प्रपोजिशन मॉडिफाई नहीं कर सकता है ना। तो एक प्रॉब्लम ये भी बन सकती है। तो इन दोनों में जिस पार्ट को, वैसे मार्क जो एसएससी के द्वारा मार्क किया गया वो आपका पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। मैनी एफर्ट नहीं होगा, मैनी एफर्ट्स होगा, या फिर मैनी को रिप्लेस कर सकते हो आप एनी से, है ना। तो एनी एफर्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ फिर आप एनी का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। आइए थर्ड के बाद नाउ मूव टू फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रिवर अपीयर्स टू हैव, और जैसे अपीयर्स मिल गया पता चल गया टेंस। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सेंटेंसेस पढ़िए तो बैक एंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में टेंस का लॉजिक जरूर क्लियर होता चलना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार बेसिकली आप बाकी तो सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, बेसिकली टेंस पर आपका फोकस नहीं जाता है। कह रहा है गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। कह रहे रिवर अपीयर्स, रिवर प्रतीत होते टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। ऐसा लगता है जैसे नदियों के नाम उनके नियर बाई टाउन के अनुसार रख दिए गए हों, ये कहना चाह रहा है। तो रिवर ठीक है, सिंगुलर है, इसके अनुसार अपीयर्स लगा रहा है, टू हैव करेक्ट है, गॉट करेक्ट है, इट्स नेम करेक्ट है, फ्रॉम द टाउन नियर बाई देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सेंटेंस विल बी नो एरर। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, कह रहा है लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट द सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बॉडी में, ऐसा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लैक ऑफ है ना, ऑफ मीन्स प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आप क्या लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये बन गया पीओ, पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। कहाँ से कहाँ तक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बना, मिनरल्स तक बना। इट मीन्स सब्जेक्ट जो बना वो कौन सा बना आपका, लैक बना। लैक, लैक का मतलब क्या हो गया, कमी। और लैक कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस एस लगाते हो, दैट्स वाई यहाँ पर लीड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, लीड्स आ जाएगा। आर करेक्ट आंसर विल बी लीड्स। लीड्स अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन दी ह्यूमन बॉडी। क्लियर, ये कहना चाह रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर मिली, प्रॉब्लम बेसिकली आपको पार्ट फर्स्ट में मिली। लीड की जगह हमें क्या करना चाहिए था, लीड्स, लीड्स इन द प्लेस ऑफ लीड, लीड अगेंस्ट की जगह लीड्स अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो कैसा है, सिंगुलर है। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, द दशहरा सेलिब्रेशन, जो दशहरा का सेलिब्रेशन है इन मैसूर, मैसूर में दिस ईयर, इस साल, आर ग्रैंडिएस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। ज़्यादा ग्रांड तरीके से मनाया जा रहा है बाकी सभी स्टेट की अपेक्षा, स्टेट के पार्ट की अपेक्षा मैसूर में बड़ा जोरदार तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है दशहरा का, ये कहना चाह रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशहरा सेलिब्रेशन सही है, ये इन प्रीपोजिशन हो गया, मैसूर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस ईयर, और आर जो लग रहा है ये किसके लिए लग रहा है, दशहरा सेलिब्रेशंस, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर सही है। ग्रांडिएस्ट देन, प्रॉब्लम यहीं पर है, देन आप जानते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हो, तो यहाँ पर ग्रैंडिएस्ट नहीं आएगा, ग्रैंडर आएगा, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट, ग्रैंड, ग्रैंडर एंड ग्रैंडेस्ट। क्लियर,
ग्रैंडेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और आगे देन लगा रहा है, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 1 वर्सेस 2 आ ग्रुप की कंपेयर कर रहा है, और जब 1 वर्सेस 2 आ ग्रुप की कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वैसे भी प्रॉब्लम आपको सिंपल से समझ में आ रही है कि देन का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम नहीं करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम थी, आप डायरेक्ट कह सकते थे देन हट जाएगा, लेकिन बाकी आपका 1 वर्सेस ऑल का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है अगर आप सुपरलेटिव बनाना चाहें तो। अब इस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बनाता है। अगला टॉपिक आपका यही है स्पॉटिंग एरर के बाद, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और ये लगातार कंटिन्यूसली चलती रहने वाली सीरीज है, क्लियर। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना प्रेम और स्नेह, ठीक है, वीडियोज को देंगे, है। तो ये आपकी ड्यूटी है। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रैंडर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा ग्रैंडर। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नहीं दिए गए, बाकी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ग्रैंडियस की जगह क्या हो जाएगा, ग्रैंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। और प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर से, क्या रिक्वेस्ट किया कि मॉनिटर एंड टेक केयर, मॉनिटर करना है और जो छोटे बच्चे हैं उनकी सही से देखभाल करनी है, टेक केयर करनी है ना, ये कहना चाह रहा है। द प्रिंसिपल करेक्ट है, रिक्वेस्टेड करेक्ट है, और रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, विदाउट टू आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर टीचर में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो जो कि गलत है। एपोस्ट्रोफी एस के बाद आप क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है। यहाँ पर ऐसे किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। जैसे कहा जाए टीचर्स अथॉरिटी, या इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट बनाते हो आप, टीचर्स असाइनमेंट, क्लियर, तो उसके बाद नाउन भी कंपलसरी होता है, दूसरा वो पोजीशन बताता है, एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ ज़रूरत है नहीं। प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की वो आगे बता रहा है, टीचर से, क्लियर। तो यहाँ पर टीचर्स जो लिख रहा है ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, टीचर्स आएगा, TEACHERS, ये बनेगा जा करके टीचर्स, ना कि विदाउट एपोस्ट्रोफ आएगा ये, टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टीचर्स नहीं होगा, उसकी जगह आपको टीचर्स लिखना पड़ेगा विथ एस, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर पार्ट नंबर जो आपका इनकरेक्ट था वो कौन सा था, आपका फर्स्ट। ना मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में पढ़ते हैं। कह रहा है इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind, ठीक है। ये शायद दो बार टाइप हो गया आपका, men have been एक ही बार होगा, यहाँ पर ये इनकरेक्ट कर दीजिएगा, men have been able to spread their ideas to mankind, क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इट सिंगुलर होता है, यू नो वेरी वेल, इट सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज, इट हैज बीन। ये देखिए बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कई बार हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। यही है एग्जाम का प्रेशर कि आपको दिखते जो प्रॉब्लम है एडजेक्ट, वो आपको समझ ही नहीं आ रही कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पर। आप सेंटेंस पढ़ते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम आपको मिल ही नहीं रही है। इट मीन्स कि आपकी तैयारी और एग्ज़ाम के प्रेशर को जो एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी है वो अभी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, अगर आप ऐसी सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो, क्लियर। तो इसके लिए बेहतर है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्कआउट करेंगे डेली बेसिस पर, वो हेल्प करने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा गलत हो जाएगा, 3rd गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफ़ी सर, आज द वेटर। वेटर ने पूछा भाई क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे कॉफ़ी के साथ, कुछ फ्राइज वगैरह, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, एक वर्ड का करते हैं पोस्टमार्टम, है ना। वुड के साथ आप क्या करते हो, ये सब्जेक्ट हो गया। ये मॉडल के साथ आप क्या करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि सर मॉडल के साथ हम लगाते हैं बेस फॉर्म, और मॉडल के साथ अगर कभी बी दिया गया होता है तो क्या लगाते हैं, वर्ब के 3rd फॉर्म। मॉडल के साथ हैव दिया गया होता है तब भी क्या लगाते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म, क्लियर। ये हम काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉडल के साथ ना तो बी लगा रहा है ना ही हैव लगा रहा है, तो ये 3rd फॉर्म किस बात की है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था लाइक, और ये बनेगा वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफ़ी, क्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा,
पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वुड यू लाइक नहीं आएगा, वुड यू लाइक आएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहा द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। इस इशू के सारे प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट सब कुछ जानना चाहता है सुपरवाइजर, है ना। आइए पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करना आपको आना चाहिए, एक एक वर्ड का। द सुपरवाइजर सही है, वांटेड पास्ट में लिख रहा है, सही है। वांटेड के बाद टू के बाद थर्ड फॉर्म, ये बात तो गलत हो गई। टू के बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, इसको क्या नाम देते हैं, इस प्यार को क्या नाम दें, क्यों, इस प्यार को इन्फिनिटिव नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। वांटेड टू नो, यहाँ पर ना कि नोन होगा, यहाँ पर आएगा वांटेड टू नो, ये करेक्ट आंसर होगा। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर आपका थर्ड एक्चुअल में इनकरेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। आइए बढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते ही आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि सेंटेंस को पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। रमन ने कुछ वेजिटेबल्स रख दी इन द फ्राइंग पैन में, आफ्टर एडिंग सम वाटर, कुछ वाटर ऐड करने के बाद, और लिड को क्लोज कर दिया, ये कहना चाह रहा है। अब एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करना। आप एक अच्छे सर्जन हैं तो आपको एक अच्छी सर्जरी आती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप एक अच्छे ग्रामेरियन हैं तो आपको एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। रमन सही है, पुटेड गलत हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट आ जाएगा, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है बंधु, सेम होती हैं। पुट पुट पुट, कट पुट सट, ये तीनों याद रखिएगा, कट पुट सट, है ना। इन तीनों की फॉर्म कैसी होती है, सेम रहती है। कट कट कट, पुट पुट पुट, सट सट सट, ना कि कटेड पुटेड सटेड, ये वर्ड नहीं होते, याद रखिएगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके तीनों फॉर्म कैसी होती है बंधु, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है आपका कौन सा होने वाला है, ये पार्ट नंबर डी। यहाँ पर पुटेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पुट आएगा, PUT आएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा चमचमाता हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनालिटी। जो रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूट करने वाले जो लोग हैं, वर प्लीज्ड, वो संतुष्ट थे, क्लियर, और जॉन के डोमेन और उसके नॉलेज और पर्सनालिटी से, है ना। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ये बात जानते हैं कि प्लीज्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। प्लीज्ड विथ, संतुष्ट होना, प्लीज्ड विथ का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लीज्ड के साथ करेक्ट प्रपोजिशन आएगा विथ। याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए कायदे से कि प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन क्या लगता है, सर विथ लगता है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन क्या लगता है, विथ लगता है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन विथ, याद कर लीजिए बार बार। आइए वापस चलते हैं अगले वाले पे। या तो आप इतनी प्रैक्टिस किए हों कि आपको सेंटेंस पढ़ते ही आंसर पता चलने लगे, है ना, और वाकई में इस लेवल की प्रैक्टिस ही चाहिए होती है आपको। द सी, अगला क्वेश्चन है, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप निसंकोच कमेंट सेक्शन पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्लियर, भर दीजिए कमेंट, अपने ही है, ठीक है। देखिए द सी हैज़ बिकम एन चीप। द सी सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। तो हैज़ बिकम सही है, एन चीप गलत हो गया। ये क्यों रॉन्ग हो गया बंधु, ये बात तो नहीं समझ में आई, क्योंकि एन जो आता है ये वॉवेल साउंड के साथ आता है। किसके साथ आता है, वॉवेल साउंड के साथ आता है ना। और चीप में साउंड किसका है, चा का साउंड है, चा का साउंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ चीप आएगा, ना कि एन चीप आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, आ चीप। पार्ट नंबर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। पार्ट नंबर आपका कौन सा हो गया, थर्ड। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो आ चीप डंपिंग ग्राउंड होगा, ना कि एन चीप डंपिंग ग्राउंड, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। देखिए करिए, कोशिश करिए, इसमें अगर बता सकते हैं तो आप बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। वांट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। सेंटेंस अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है।
कह रहा वांट यू प्लीज कम टू हेल्प मी, ठीक है, क्या मेरी मदद नहीं करना चाहोगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, अलोंग, अलोंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विद दिस हैवी बॉक्स, इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट अप कराने में ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर अलोंग का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अलोंग दिस हैवी बॉक्स नहीं होगा, दिस हैवी बॉक्स। आइए नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट 6-10 ईयर्स, ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है, देखिए और आंसर करिए जरा, बताइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे दे के साथ हैव के साथ लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट 6-10 ईयर्स। जब भी सिंस या फॉर के साथ आप टाइम लगाते हैं तो वहाँ पर जो टेंस बनता है वो कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंस बनता है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट टेंस लगा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप ये लिख पाएंगे 6-10 ईयर्स, अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये लिख पाएंगे 6-10 ईयर्स, है ना, तो यहाँ पर 6-10 ईयर्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6-10 ईयर्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉर 10 ईयर्स। ड्यूरेशन के साथ आप क्या लगाते हैं, ड्यूरेशन के साथ आप लगाते हैं फॉर, ड्यूरेशन के साथ क्या लगाते हैं, आप फॉर लगाते हैं, है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर 10 ईयर्स। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया। ये जो कंस्ट्रक्शन है इस नए बिजनेस स्कूल का, क्लियर, और ये क्या कह रहा है, इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन, और वो आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रक्शन कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल ये क्या बन गया, ये इसका पीओ बन गया, पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। अच्छा, तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा बन गया, कंस्ट्रक्शन, जो कि कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज इज। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इज के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, इट मीन्स बी फॉर्म के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो ये पैसिव होता है, ये पैसिव होता है, और सेंटेंस पैसिवाइज नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इज लेड, ये गलत होगा, यहाँ पर होगा हैज लेड, हैज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन, किस कारण से किया जा रहा है वो आगे बताने की कोशिश कर रहा है, तो एक्टिव वाइज से ना कि पैसिव वाइज से, है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, हैज लेड, इज लेड की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैज लेड। और हैज लेड क्यों कर रहे हैं, रीजन इज दैट क्योंकि हमें सेंटेंस एक्टिव वाइज में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल जो है वो एज अ सब्जेक्ट आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। अगले वाला स्टेटमेंट बताइएगा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिकल कंपोजिशन, अपने म्यूजिकल कंपोजिशन के द्वारा वो क्या, उसने क्या किया, बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते, है ना। अब एक बात बताइएगा, इज इट ट्रू, क्या ये सही है स्टेटमेंट। वैसे भी अगर आप देखोगे एक छोटी सी बात आपको समझ में आएगी कि ही जो है ये कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद इसने विन लिखा है, विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हो, एस या एस लगाते हो, जो कि यहाँ पर लगा नहीं है, तो एक तो प्रॉब्लम ये है, वैसे भी गलत है ना। तो यहाँ पर आप विन की जगह क्या कर सकते हैं, वॉन कर सकते हैं, WON, विन के सेकंड फॉर्म वॉन, ही वॉन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिकल कंपोजिशंस, है ना, उसने अपने म्यूजिकल कंपोजिशंस के माध्यम से, है ना, क्या किया, बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते। अगर आप ये कहते हो कि जीतता है, ठीक है, मतलब ये एक्शन जो है ये कोई परमानेंट एक्शन है, तो फिर आप वहाँ पर विन्स करिए तो भी सही होगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि उसने बहुत सारे जीते, है ना, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में आपको विन की जगह वॉन करना होगा। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सर, हाँ बताइए। चलिए बंधु वापस आते हैं, देखिएगा, व्हेन सी वेंट फॉर अ वॉक,
वॉक एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पर, समझिएगा। माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कॉफ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहा है व्हेन सी वेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अ वॉक, ये भी करेक्ट है आपका, जब वह वॉक के लिए गई, है ना। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 2022 सीजीएल वाले पे भी मैंने कराया था, जहाँ पर फॉर वॉकिंग लिख रहा था, वहाँ पर करेक्ट कराया था फॉर अ वॉक। वॉक को एज अ वर्ब ना यूज होकर के एज अ नाउन जब यूज करते हो तो वहाँ पर आर्टिकल आ का यूज करते हो, फॉर अ वॉक, है ना। माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कॉफ, है ना, क्या नहीं कर सकी। अब देखिए एक बात होती है, इवेंट का मतलब मीन्स हो गया पास्ट। जब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों जगह दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। और क्या कह रहा है, और इसका बिकॉज इट वॉज, ये भी सही है, वॉज, इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं मिली नहीं भाई, ये वाला पार्ट आपका पूरा करेक्ट है। माया कुडंट टेक ऑफ, वो देखिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो भी लिख रहा है, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी, अगर प्रॉब्लम होगी तो केवल और केवल टू मच में हो सकती है, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रही। तो एक बात समझिएगा, ये देखिएगा, ये आप एडवर्ब के सेक्शन में इस चीज़ को डील करते हैं, टू मच एंड मच टू, टू मच एंड मच टू। टू मच के बाद हम क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, एंड मच टू के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना। टू मच के साथ नाउन और मच टू के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर समझिएगा कि जो विंडी है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा WINDY ये वर्ड क्या है, ये वर्ड आपका नाउन है या एडजेक्टिव है। इसके बारे में जब आप डिस्कशन करेंगे तो ये वर्ड मिलेगा आपको एडजेक्टिव। विंड नाउन हो सकता है लेकिन विंडी जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके बाद आता है, टू मच के बाद नहीं आता बंधु, मस्ट टू के बाद आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मस्ट टू, मस्ट टू विंडी बनेगा जा करके होपफुली। तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम है। आइए बढ़ते हैं अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता जो है वो अपने सिस्टर के घर जाएगी, है ना, इन मुंबई दिस समर, इस गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, या इस गर्मियों में वो क्या अपने सिस्टर के घर जाएगी, है ना। तो विल गो टू सिस्टर्स हाउस। देखिए वैसे तो अगर देखेंगे तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉस्ट्रोफी के बाद नाउन आना चाहिए, सही है। इन मुंबई बिग सिटीज़ के साथ इन लगाते हो दिस समर, ये भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस में वैसे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप हर लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हो, हर सिस्टर्स हाउस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पर किसके घर, तो बहन के घर, किसकी बहन के घर, खुद की, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप हर लगा लें तो बेहतर होगा इम्प्रूवमेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो। हालांकि पार्ट भी यही SSC ने मार्क किया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, वी डोंट, अगले स्टेटमेंट में देखिएगा क्या कह रहा है, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, हम वास्तव में कोई बड़ा घर नहीं चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, है ना। हम एक मॉडरेट प्राइस में क्या चाह रहे हैं, कुछ कंफर्ट और कुछ सुविधाओं भरा चाह रहे हैं, है ना। तो एक बात समझिएगा, ये करेक्ट है, वी डोंट, वी के साथ डू, सही है, करेक्ट है। डू नॉट रियली वांट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आसा अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस, सही है, इन अ मॉडरेट प्राइस। इन अ प्राइस होता है, ध्यान रखिएगा, ऑन अ प्राइस नहीं होता है, इन अ प्राइस। मैंने एक बात कही थी आपसे कि आप कुछ ना करिए, आप जो प्रीपोजिशनल जो फिक्स फ्रेजेस बनते हैं उनके क्वेश्चन जरूर करते जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया 20 के बाद बढ़ते हैं 21। नो सूनर डिड, नो सूनर हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको बिल्कुल पेन डाउन कर लीजिए, क्लियर। और एग्जाम में मतलब अगर मान लिया 20 सेट्स बन रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी न किसी सेट में क्वेश्चन मिले ना, नो सूनर वाला, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। नो सूनर के बाद इन्वर्जन लगाते हैं, इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना, ठीक है। तो डिड को पहले रखा गया है, डिड गेट हर सब रिपोर्ट कार्ड व्हेन, और ये बात आप जानते हो, नो सूनर के साथ हम क्या करते हैं,
नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, THAN, ना कि THEN। ये बात ध्यान दीजिएगा, THAN लगाते हैं ना कि THEL लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें से एक पार्ट आपका शायद नहीं है, डी वाला पार्ट यहाँ पर होना चाहिए था। when she started jumping with joy, और यही वाला पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, कौन सा, डी। होपफुली समझ में आ गया होगा। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, नो सूनर जब भी स्टार्टिंग में आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखा करिए, फिर सब्जेक्ट लिखा करिए, है ना, ये एक्चुअल प्रोसीजर होता है। आइए आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ आर नियर लार्ज रिवर्स। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो शुरुआती सभ्यताएं हैं उनमें से 4 ऑफ द वर्ल्ड, ये फिर से देखिए ये बन गया आपका पीओ। अब तो समझने लग रहे होंगे पीओ क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिर से ऑफ से बना रहा है ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बन गया आपका क्या, पीओ। पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो दोनों प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बने आपके, है ना। कह रहा है वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियों के किनारे स्थित है, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वर लगा रहा है ये किसके लिए लगा रहा है, ये 4 के लिए लगा रहा है। 4 मतलब मोर देन 1, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आप यूज करते हो, दैट्स वाई ये वर्ब सही है। वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नियर लार्ज रिवर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लोकेटेड ऑन द बैंक सही है, करेक्ट है, नो एरर होना चाहिए था इसमें ऑप्शन। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर इसने एन लगा करके रखा था, एन अर्लीस्ट, है ना, तो जो कि गलत होगा, यहाँ पर होगा द अर्लीस्ट। जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन की, एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ किया। अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि ए या एन का। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एन रहा होगा, ठीक है, एन था, तो यहाँ पर क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज करोगे। पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट। फिर भी मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको रिकन्फर्म करा दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आर्टिकल वाली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप यू कैन मैनेज। द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशंस दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। जो पुअर एकोमोडेशन दिया गया उससे उसकी कंप्लेन की किसने, विजिटर्स ने कंप्लेंट की जो पुअर एकोमोडेशन है। देखिए कंप्लेंट के साथ वैसे तो कई प्रपोजिशन हम लगाते हैं, है ना, तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कंप्लेन एक वर्ब होती है और इसके साथ अलग अलग टाइप के हम प्रपोजिशन लगाते हैं, जैसे कंप्लेंट ऑफ आता है, जैसे कंप्लेंट टू आता है, ठीक है, जैसे कंप्लेंट टू आता है, कंप्लेंट अगेंस्ट आता है, कंप्लेन अगेंस्ट आता है ना। तो कंप्लेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शिकायत करना, पुअर फैसिलिटी, द प्लेयर्स कंप्लेंट ऑफ पुअर फैसिलिटी, है ना। और कंप्लेंट टू, शिकायत करना, किससे, जिससे आप शिकायत कर रहे हो, कंप्लेंट टू दी मैनेजर, मैनेजर से शिकायत की, किसकी शिकायत की, वो कंप्लेंट अगेंस्ट आ जाएगा, समबडी, जिसकी शिकायत कर रहे हो वो कंप्लेंट अगेंस्ट आता है। तो चलिए क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन मैंने आपको तीनों बातें बता दी है, होपफुली आगे मिले तो आप इसको अप्लाई कर पाएँ, कंप्लेंट के साथ क्या क्या लग सकता है। अगर आप यकीनन प्रीवियस ईयर ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को थारोली पढ़ लेते हो, तो आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक कराऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 2017 से 2022 तक हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो 5 से 6 साल के आप पेपर एनालिसिस करते हैं ढंग से, इसमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाने वाला है कि आपको क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन को डील करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हम सही आंसर तक कैसे पहुँचे, हमारे अप्रोचेस कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें, इट्स ऑल अबाउट जितनी जो कुछ चीज़ें हैं, ये सब बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर बैक ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किए हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कंप्लेंट एट नहीं आएगा, कंप्लेंट ऑफ आएगा। कंप्लेंट ऑफ द पुअर एकोमोडेशन, किस चीज़ की शिकायत की, कह रहा है पुअर एकोमोडेशन की शिकायत की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर।
ठीक है, जो वेदर है, जो मौसम है, वेदर कैसा हो गया, वेदर तो हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है, इज लगा रखा है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद कह रहा है मच मोर वार्मर, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है मोर वार्मर। एक बात बताइए, मोर लगा करके कौन सी डिग्री बनाते हैं बंधु, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ER लगा के कौन सी डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव। कैन वी यूज डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, तो आपका आंसर होगा नो सर, वी कांट यूज डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर वार्मर गलत हो जाएगा, यहाँ पर मोर को ड्रॉप कर दीजिए, डायरेक्ट आप लिखिए वार्मर। तो द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देन इट वॉज नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मोर वार्मर, ये गलत हो जाएगा। डोंट यूज डबल कंपैरेटिव, ER या मोर वाले दोनों टर्म एक साथ एक सेंटेंस में आप नहीं यूज कर सकते। उसी तरीके से डोंट यूज डबल सुपरलेटिव कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार आप डबल सुपरलेटिव का भी यूज नहीं कर सकते, तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहना चाह रहा है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू दी अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। जो रणवीर हैं वो नहीं जा सके, कहाँ नहीं जा सके, अवार्ड सेरेमनी में, क्योंकि वो बिजी थे मालदीव्स में एक फिल्म की शूटिंग में, है ना, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए रणवीर तो सही लिखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नेम है, सिंगुलर है, कुड कोई बात नहीं, पास्ट की बात बताना चाह रहा है, नॉट, लेकिन कुड के साथ, मॉडल के साथ क्या करते हो, बेस फॉर्म लगाते हो, बेस फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पर गो आएगा, ना कि वेंट आएगा। तो आर करेक्ट आंसर विल बी रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी, ये कहना चाह रहा है। होपफुली तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपकी बनी वो कहाँ पर बनी कि वेंट नहीं होगा, वेंट की जगह क्या आएगा, गो आएगा, गो आएगा। तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम बनी, पार्ट नंबर डी में। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आते हैं, अगले स्टेटमेंट में आते हैं। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसने हमारे बहुत सारे मिथ को तोड़ दिया है, ठीक है, अबाउट आवर फूड एंड डाइट, हमारे फूड और डाइट को लेकर के बहुत सारे जो मिथ बने हुए थे उनको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, क्लियर। तो एक बात बताइए, मॉडर्न साइंस सिंगुलर है प्लूरल है, सर सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, ना कि हैव। हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है ना। ऐसा मैं एक बैच पढ़ा रहा था, उसमें बैच लगभग खत्म होने वाला था, बिल्कुल कगार पर था, है ना। तब वो बच्चा पूछता है, कहता है सर ये बताइए कि हैव सिंगुलर होता है और हैज प्लूरल होता है। मैंने कहा हाँ वाह भाई, तुमको तो क्या कहा जाए कि शेक्सपियर की फैमिली में तुम्हें, शेक्सपियर की फैमिली से तुम्हें बिलोंग करना चाहिए, दुर्भाग्य तुम हो नहीं वहाँ पे, है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे तो हैज आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम आई पार्ट नंबर डी में। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। At the last meeting which took place in November, half the members submitted their resignations on protest. At the last meeting, आखिरी मीटिंग कह रहा which took place, है ना, in November, जो नवंबर में हुई थी, आखिरी मीटिंग जो नवंबर में हुई थी। At the last, at सही है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशनल के फ्रेजेस आप पेन डाउन करते जाइए, उनको रिवाइज करते जाइए, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे, है ना, जब आपके सामने आएगा। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, जो नवंबर में हुई थी, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस, लगभग आधे मेंबर्स ने क्या किया था, अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था। ऑन प्रोटेस्ट नहीं होगा, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में, इन प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका किस में होगा, आपका करेक्ट आंसर कहाँ पर होने वाला है, ऑन प्रोटेस्ट ना होकर के इन प्रोटेस्ट करोगे। पार्ट नंबर कौन सा, सेकंड वाला इनकरेक्ट होने वाला है। होपफुली ये बात भी समझ में आगे होगी। बढ़ते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई जो पुणे में रहता है कल आ रहा है ना, कल आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो क्या करोगे, माई ब्रदर हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आरपी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कई बार मैंने ये स्टेटमेंट बताया है, ये कभी भी
वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं है कि ये वर्ब को डिफाइन कर पाए। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये जो आगे लिव लगा रहे हो ये किसके लिए आ रहा है, फिर माई ब्रदर के लिए आ रहा है। माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू नो वेरी वेल जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज एस या ई एस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हो जाएगा लिव्स। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई जो पुणे में रहता है वो कल आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, हु लिव नहीं आएगा, हु लिव्स आ जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। आइए देखते हैं, वन ऑफ करेक्ट है, द बिगेस्ट इंटरप्राइज। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलता है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरप्राइज नहीं होगा, इंटरप्राइजेज होगा। यहाँ पर इंटरप्राइज नहीं होगा, क्या होगा, इंटरप्राइजेज होगा। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो पहला नाउन यूज करते हो जिसमें सिलेक्शन की बात होती है, शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, उसे प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद जो द लगा रहे हो आर्टिकल है, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो एक्चुअल नाउन आपका कौन सा मिला, इंटरप्राइज मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरप्राइजेज हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस पार्ट में हुआ, प्रॉब्लम है आपका पार्ट नंबर 1 में। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है, आई नेवर मिस, मैंने कभी मिस नहीं किया क्रिकेट मैच, कभी मैंने क्रिकेट मैच मिस नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। कह रहा है एज आई फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट को पसंद करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक तो पहली 2 प्रॉब्लम इसमें एक्चुअल में हो सकती है कि आई हैव बीन फॉन्ड, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये क्योंकि बचपन से अभी तक है ना, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुआ उसका इम्पैक्ट अभी तक हो, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, क्वेश्चन इज दैट। उसके लिए हम यूज करते हैं टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो जो कि यहाँ पर ये इसको करना चाहिए। तो दूसरा, फ्रॉम का यूज हम करते हैं फ्यूचर के साथ, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो इसकी जगह होना चाहिए था सिंस। बेसिकली इस सेंटेंस में 2 प्रॉब्लम है, फिर भी अगर उनमें से एक ही मार्क करनी है तो फिर आप पार्ट नंबर बी के साथ जाइए। आप फ्रॉम को मे भी थोड़ी देर के लिए मान भी लें, लेकिन ये वाला जो है आई एम फॉन्ड ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस चाइल्डहुड, या तो आपको इसको फ्यूचर में लिखे तब बनेगा जा करके, तब आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। कह रहा है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, जो बहुत से प्रमुख फिल्म स्टार्स हैं, हैव अपीयर हुए ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में दिखाई पड़े, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस को लेकर के, अबाउट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ, ये गलत है, पहले देख ले। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, तो वर्ब प्लूरल है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो, सही है। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के पहले प्रपोजिशन जो लगाते हो वो ऑन लगाते हो, है ना। तो ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ की जगह क्या होगा, यहाँ पर आएगा फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस को लेकर के, इसलिए यहाँ पर बनेगा फॉर अवेयरनेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, फॉर अवेयरनेस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्लियर हो गया। 32 क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टूवर्ड्स द एनिमी कंटेनमेंट। आर्मी ने मार्च किया, कैसे मार्च किया वो आगे बताना चाह रहे हैं, है ना। द आर्मी मार्च्ड, ठीक है। फियरलेस नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा फियरलेसली, फियरलेसली ये बनेगा जा करके। किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, देखिए जब भी किसी वर्ब को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं एक्शन कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ना कि एडजेक्टिव की। फियरलेस एडजेक्टिव है, अगर आप फियरलेस लिख रहे हैं दिस इज एडजेक्टिव, बट व्हेन वी राइट फियरलेसली
दिस इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फियरलेसली आएगा, फियरलेस की जगह क्या बनेगा, फियरलेसली। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर आपका कौन सा है, डी। जैसे कहा जाए ही प्लेड ब्रेव, गलत होगा, ही प्लेड ब्रावली। जैसे मान लिया सपोज दैट, लेट वन एग्जाम्पल, ही प्लेड ब्रेव, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही प्लेड ब्रावली। आइए 32 क्लियर हो गया बंधु। 32 के बाद 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग आफ्टर वर्किंग लेटर दैट डे। मिस्टर राव ने पूछा, अब आज से आपको क्या आइडिया लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस जो है ये किस में है, पास्ट में है। और अगर हमारी जो मेन वर्ब है वो पास्ट में हो जाए तो बाकी का स्टेटमेंट भी किस में होगा, पास्ट में ही होना चाहिए, है ना। तो आस्ट ये तो सही हो गया, पास्ट में है, तो यहाँ पर विल नहीं होगा, विल चेंज टू वुड। विल को किस में चेंज करेंगे आप, विल को वुड में चेंज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट है, पार्ट नंबर आपका सेकंड इनकरेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप ही को देता हूँ, करके बताइए जरा, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कह रहा है द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। मेरे टीचर के डायग्राम बनाने के बाद कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आसान हो गया, मेरे लिए बेहद आसान हो गया, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, एक एक स्टेप का, एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए हम भी डॉक्टरों के तरीके क्या करते हैं, एक एक वीन्स और एक एक बोन्स को अलग अलग करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर। अब एक बात बताए, टू तो निगेटिव सेंस देता है, ये टू जो है ये निगेटिव सेंस देता है ना। कह रहा है कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी मच क्लियर, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन टू मच नहीं आएगा यहाँ पर, ये बात समझिएगा। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो वेरी क्लियर, या फिर आप जानते हो टू मच आप यूज़ तो करते हो। टू मच ये नाउन के लिए आता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था टू मच मच टू, जैसे वहाँ पर पढ़ रहे थे सॉरी टू मच अनप्लीजेंट, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट मिला था आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है, मच टू और टू मच ये आप जानते हो, इसके साथ नाउन, इसके साथ एडजेक्टिव, लेकिन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। तो यहाँ पर ये टू जो है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। क्लियर। अच्छा मैं आपको सेशन जो है वो लगातार बैक टू बैक दे रहा हूँ, आप भी प्रॉपरली जो चीज़ें नहीं बनती हैं, देखिए एक आइडियल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि चीज़ें उसे क्या बन रही क्या नहीं बन रही हैं। तो जो चीज़ें नहीं बन रही हैं उनको प्रॉपरली पेन डाउन करते चलिए, तो जो भी पॉइंट्स नए मिल रहे हैं उनको पेन डाउन करते चलिए। ये जब आप एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले आपको रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है। क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए। इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कह रहा है जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम ह्यूमन बींग्स के तरीके काम कर सकते हैं, जो काम सेम कर रहा है वही काम लाइक कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या सेम और लाइक एक साथ यूज कर सकते हो, द सेम या लाइक एक साथ कर यूज कर सकते हो, नहीं ये तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बना देगा कैसा, सुपरफ्लुअस एरर बना देगा। और सुपरफ्लुअस एरर का मतलब आप जानते हो, है ना, ऐसी एरर जिसमें सेम टाइप के दो वर्ड्स एक साथ लिख दिए गए हों, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सुपरफ्लुअस एरर, ये बना देगा सुपरफ्लुअस एरर। तो इससे आपको बचना है, सुपरफ्लुअस एरर से बचना है। तो यहाँ पर सेम और लाइक दोनों एक साथ नहीं यूज कर पाएंगे आप, है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी पार्ट नंबर बी में। दोनों सेम सेंस के वर्ड हैं, इसलिए अवॉइड करिए इनको एक साथ यूज करने से। आइए, द बलून फ्लू अप, द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। द बलून फ्लू अप, फ्लू अप मतलब पास्ट हो गया, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, इसका मतलब सेंटेंस किस में आ गया, पास्ट में आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी पास्ट में होना चाहिए, और इसने तो डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगाया है, इसका मतलब टेंस पता ही नहीं चल रहा है ना। तो पहले तो टेंस पता करिए। टेंस कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर आप करिए कट,
और कट जो है इसके तीनों फॉर्म सेम होती हैं, भी पढ़ करके आए। तो कट यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का फंक्शन कर जाएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर हमारा कौन सा इनकरेक्ट होगा, वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट दैन द यूके इन यूके पूरम, वो सॉरी आर के पुरम लिख रहा है। द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट दैन। एक बात बताइए कि ये जो बेस्ट दैन लिख रहा है क्या सही है? दैन किसके साथ लगाता हूँ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो कंपैरेटिव के साथ फिर बेस्ट कैसे आ जाएगा? वो तो बेटर आना चाहिए था, बेटर दैन। ठीक है। और एक और बात और बताइए, क्या मच आप लगा सकते हो इन सेंटेंसेस के साथ? क्या आप मच लगा सकते हो? तो यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल लगा सकते हो। कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप मच का यूज करते हैं। तो मच बेटर देन ये करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा आपका। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। तो यहाँ पर बनेगा इज मच बेटर देन, फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। कमेटी इस बात से सहमत थी दैट द स्मॉल बिजनेस, जैसे ही इसने एग्रीड लिखा, एग्रीड मीन्स क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद 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 ईजी हो चुका है, बड़े आसानी से कर पाएंगे आप। कह रहा है स्मॉल बिजनेस हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैड बीन होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन हो जाएगा, इसका मतलब पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज इनकरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। ऑल दोज स्टूडेंट्स, सभी उन स्टूडेंट्स को हु, अब स्टूडेंट्स के लिए तो आप हु लगाएंगे क्योंकि लिविंग के लिए हु का यूज करते हैं। आर पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले, गेम में, हैव बीन नोटिफाइड गलत हो जाएगा, हैव बीन नोटिफाइड हो जाएगा, उन्हें नोटिफाई किया जा चुका है। तो इसका मतलब पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। और पैसिव में आप जानते हो हैज या हैव के साथ क्या करते हो? बीन लगाते हो। बीन के साथ क्या करते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो यहाँ पर बन जाएगा हैव बीन नोटिफाइड। क्लियर। और वैसे भी हैज हैव के साथ आप कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम है? बेसिकली पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हार्डली 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी ध्यान से देख लेते हैं। आफ्टर इंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। कह रहा है आफ्टर इंटरिंग द टाउन, टाउन में इंटर करने के बाद गो स्ट्रेट सीधे जाइएगा, एंड देन टेक आ शार्पेस्ट, गलत हो गया, टेक द शार्पेस्ट टर्न। शार्प की सुपरलेटिव डिग्री है शार्पेस्ट, शार्प की सुपरलेटिव डिग्री है शार्पेस्ट, शार्प, शार्पर एंड शार्पेस्ट। क्लियर। दैट्स वाई वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट। और आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है बंधु? फर्स्ट में प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। रमन गया किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। टू द विलेज, गाँव, टू सोल्ड देयर लैंड, अपनी जो लैंड है, जो भूमि है, उसको बेचने के लिए। तो रमन वेंट सही है, विथ हिज वाइफ सही है, टू द विलेज करेक्ट है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कई बार क्वेश्चन आपको मिला, इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन बार बार मिल रहा है। और जो अब देखिए सीजीएल का जब भी पेपर हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि आप जिस तरीके के पैटर्न में स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उनको बारीकी से आप गौर करिएगा। जैसे ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, बार बार 2-3 सेट में आपको देखने को मिला है। तो एक एग्जामिनर की सोच होती है, वो क्या करता है? वर्डिंग के चेंज करता है, कॉन्सेप्ट वही रखता है। तो यहाँ पर क्या करोगे? पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, सोल्ड नहीं होना चाहिए, सेल होना चाहिए था। 41 होपफुली आखिरी क्वेश्चन है आपका ये इस 2021 का ये आखिरी क्वेश्चन है। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू आ नेक्स्ट जनरेशन बाय चिल्ड्रन वाचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। जो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन है इज पास्ड, और कैसे पास्ड हुआ है? कह रहा ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू
वन जनरेशन थ्रू आ नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब एक बात बताइए, फ्रॉम के साथ आप पेयरिंग किसकी बनाते हैं? टू की पेयरिंग बनाते हैं। फ्रॉम के साथ थ्रू की पेयरिंग तो बनती नहीं है। तो अगर आप फ्रॉम के साथ थ्रू लगा रहे हैं तो ये इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पर मिल रही है आपको? प्रॉब्लम मिल रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू बनेगा यहाँ पर, जहाँ पर थ्रू लिख रहा है यहाँ पर टू आना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनी बंधु? प्रॉब्लम होगी आपकी कौन सी? फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम देखें तो प्रॉब्लम किस पार्ट में है? फर्स्ट प्रॉब्लम में, फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से कंप्लीट। 2021 के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब 2022 पर हमारा नया वार है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं जल्द आपसे।